रज़िया को छोड़कर उसके वालिद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय रज़िया की उम्र तकरीबन 2 साल की रही होगी। रज़िया को पालने, बेहतर तालीम दिलाने का जिम्मा उसकी मां नुसरत बानो पर आ पड़ा। खानदान में सिर्फ रज़िया के चाचा चाची और एक लड़का नफीस था। माली हालत बेहतर थी। घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके, इसका माकूल इंतजाम था। अपने शौहर की बात को गांठ बांधकर नुसरत बानो ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं। वे रज़िया को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगीं। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। तुम्हारे रहने पढ़ाने का इंतजाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी? ये बात रज़िया के चाचा रहमत ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब रज़िया और उसके चाचा का लड़का नफीस साथ साथ ऑटो रिक्शा से शहर के बाहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। रज़िया ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर रज़िया नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। रज़िया ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि नफीस ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शा में फंसी रज़िया को बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें डॉक्टर साहब, रज़िया के चाचा रहमत ने कहा। नफीस अपने परिवार वालों के साथ रज़िया की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। नफीस, अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, रज़िया ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, नफीस बोला। नफीस ने रज़िया की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से रज़िया अब उसे और ज्यादा चाहने लगी थी। अम्मी देखो, मैं और नफीस मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी ये सुनकर खुश हो गई। थोड़ी देर के बाद वे बोली, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी? रज़िया ने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और नफीस इंजीनियरिंग की। दोनों के अलग अलग कॉलेज हैं, अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। नफीस के अब्बू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, अम्मी ने रज़िया को प्यार से समझाया। ठीक है अम्मी, रज़िया ने छोटा सा जवाब दिया। उन दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही वे दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे नफीस के मोबाइल फोन की घंटी बजी। नफीस, सो गए क्या? रज़िया ने पूछा। नहीं रज़िया, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है, साथ ही अम्मी अब्बू और बड़ी अम्मी की याद भी आ रही है, कहकर नफीस सिसक उठा। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, रज़िया बोली। वे दोनों बहुत देर तक बात करते रहे और फिर शब्बा खैर कहकर सो गए। मैडम, ये मेरे देवर का लड़का नफीस है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर नफीस अपनी बहन से मिलने आता है तो आप इसे मिलने की इजाजत दे दें। इस बाबत आप वार्डन को भी बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, रज़िया की अम्मी ने कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतजार नफीस को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वो रज़िया से मिलने उसके हॉस्टल मोटरसाइकिल से पहुंच जाता था। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते नफीस हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। वो वार्डन को भी तोहफे देता था। एक बार नफीस अपने दोस्त के साथ रज़िया से मिलने पहुंचा और बोला, रज़िया, ये मेरा दोस्त अमान है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रज़िया ने अमान से पूछा।
जी, आपके गांव के पास का। इस तरह नफीस ने अमान का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो अमान भी रजिया से मिलने नफीस के साथ आ जाता था। वे एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। रजिया, क्या तुम नफीस को चाहती हो? अमान ने अकेले में रजिया से पूछा। हाँ, कोई शक? रजिया बोली। नहीं, अमान ने कहा। अमान इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उनका प्यार दोनों भाई बहन जैसा था या प्रेमी प्रेमिका जैसा। समय का पहिया घूमा। रजिया के एक तरफा प्यार में डूबा अमान उसे पा लेने के लिए सपने संजोने लगा। इम्तिहान खत्म हो गए थे। बुलावे पर रजिया की माँ उसे घर में अपने देवर के भरोसे छोड़कर मायके चली गई थी। टेलीविजन देखने के बहाने नफीस देर रात तक रजिया के कमरे में रहा। ज्यादा रात होने पर रजिया ने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। नफीस बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वो तो रजिया के प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीतती जा रही थी। नफीस को अचानक अंदर से रजिया के करहाने की आवाज आई। वो बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से खुला था। वो अंदर गया। नफीस ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रजिया? पेट में दर्द हो रहा है, रजिया ने करहाते हुए कहा। मैं अम्मी को बुलाकर लाता हूं। सुनकर नफीस ने कहा, नहीं, अम्मी को बुलाकर मत लाओ। मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, जरा मेरे पेट को सहलाओ, शायद इससे मुझे राहत मिले। नफीस उसके पेट को सहलाने लगा। नफीस के हाथ की छुअन पाते ही रजिया के मन में सेक्स उभरने लगा। इधर नफीस भी आंखें बंद करके पेट सहलाता जा रहा था। तभी रजिया ने नफीस का हाथ पकड़कर अपने उभारों पर रख दिया। नफीस के हाथ रखते ही वो गुलाब की तरह खिल उठी। जरा जोर से सहलाओ। रजिया पूरी तरह बहक चुकी थी। उसने एक झटके से नफीस को खींचकर अपने बगल में लेटा लिया और ऊपर से रजाई ढक ली। और वो सब कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमान को भी रजिया की जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो नफीस से मिलने के बहाने उसके गांव जा पहुंचा। नफीस ने उसकी खूब खातिरदारी की। वो रजिया से भी मिला। अमान ने रजिया से उसका मोबाइल नंबर मांगा, पर रजिया ने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फोन पर बात करने को कहा। अमान भारी मन से लौट गया। पढ़ाई का ये आखिरी साल था। नफीस की उम्र 21 साल की होने जा रही थी। वहीं रजिया 18वां बसंत पार कर 19वें की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोलचाल किसी को भी अपना बनाने के लिए दावत देती थी। बादलों के बीच चमकती बिजली सी जब वो घर से बाहर निकलती तो कई उसके दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। वे दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। एक दिन रजिया ने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, हमें बाहर खाना खाने के लिए 2 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में शाकाहारी खाना मिलता है और हम। ठीक है, रविवार को चली जाया करो। प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद नफीस और रजिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक होटल पहुंच गए। नफीस ने पहले ही वहां एक कमरा बुक करा रखा था। अब तो सिलसिला चल पड़ा और वे दोनों अपने तन की प्यास बुझाने होटल आ जाते थे। एक दिन अमान भी होटल में नफीस और रजिया को देखकर पहुंच गया। मैनेजर, अभी अभी एक लड़का और एक लड़की आपके होटल में आए हैं। वे किस कमरे में ठहरे हैं? अमान ने पूछा। मुझे पता नहीं, कई लोग आते जाते हैं, आप खुद देख लो, मैनेजर ने कहा। अमान ने सारा होटल देख डाला, पर उसे वे दोनों नहीं मिले। अब अमान की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन अमान ने नफीस से पूछा, कल मैंने तुम्हें और रजिया को एक होटल में जाते हुए देखा था, पर तुम वहां अंदर कहीं नहीं दिखे। नफीस चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। अमान के जाने के बाद नफीस रजिया से मिला और बोला, रजिया, ऐसा लगता है जैसे अमान हमारी जासूसी कर रहा है। वो हमें ढूंढते ढूंढते होटल में जा पहुंचा था। हमें अब दूरी कम करनी होगी, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा, रजिया डरते हुए बोली। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कैसे एक साल बीत गया पता नहीं चला। अमान ने सोचा कि अगर रजिया को पाना है तो नफीस से दोस्ती बनाकर रखनी होगी।
امتحان شروع ہو گئے تھے۔ آج رضیہ کا آخری پیپر تھا۔ دوسرے دن گھر واپس آنا تھا۔ امان کا رضیہ سے ملنے کا سپنا ٹوٹنے لگا۔ پیار سے بے خبر رضیہ کے پیٹ میں نفیس کا 4 مہینے کا بچہ پل رہا تھا۔ کہا گیا ہے کہ آدمی جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے بعد بھی رضیہ اپنا بچاؤ نہیں کر پائی۔ میری بات دھیان سے سنیے۔ اگر آپ نے پیٹ گرانے کی کوشش کی تو لڑکی کی جان جا سکتی ہے۔ آگے آپ جانیں۔ آپ مریض کو گھر لے جائیے، ڈاکٹر نے رضیہ کا معائنہ کر کے کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رضیہ کی امی چاچا چاچی سکتے میں آ گئے۔ رضیہ کو گھر لے گئے۔ سبھی نے رضیہ سے پوچھا کہ کس کا پاپ پیٹ میں پل رہا ہے، پر وہ خاموش رہی، آنسو بہاتی رہی۔ نفیس پر کوئی شک نہیں کر رہا تھا۔ بات دھیرے دھیرے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر کسی کی زبان پر رضیہ کا نام تھا۔ اگر اسے شہر میں پڑھنے کو نہیں بھیجتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ امان پر شک کی سوئی گھومی۔ اس سے ہی نکاح کر دیا جائے۔ ایک رشتہ دار کاشد کو اس کے گھر بھیجا گیا، پر وہ پیغام لے کر خالی ہاتھ لوٹا۔ گاؤں کی جماعت اکٹھا ہوئی، پنچایت بیٹھی۔ مولانا نے سب کے سامنے خط پڑھ کر سنانے کو کہا۔ لکھا تھا: آپ کی جماعت کا پیغام ملا، پر ہم ایک بے حیا بدچلن لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کر کے خاندان پر داغ نہیں لگانا چاہتے۔ نہ جانے کس قوم کی ناجائز اولاد پال رکھی ہے اس نے۔ مولانا کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ سوچنے کے بعد مولانا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بات صحیح لکھی ہے۔ جماعت آج سے ان کا حقہ پانی بند کرتی ہے۔ جماعت کا کوئی بھی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ لڑکی کو فوراً گاؤں سے باہر کر دیا جائے۔ محبت کرنے چلی تھی، مذہب کے اصولوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا اسے۔ یہی محبت کرنے والوں کی سزا ہے۔ مولانا کا محبت پر فتویٰ سن کر رضیہ کا خاندان سہم گیا۔ جماعت اٹھ گئی۔ رضیہ کے گھر مایوسی پسری تھی۔ رات میں سبھی فکر میں ڈوبے تھے۔ جب صبح آنکھ کھلی تو رضیہ کو نہ پا کر سب اس کی کھوج خبر لینے لگے۔ نفیس اور رضیہ مولانا کے فتوے کو ٹھوکر مارتے ہوئے دور نکل گئے تھے، اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے۔